Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about microorganism और ये हमारा सेकेंड चैप्टर है. इसका एक क्लास हम लोगों ने कर लिया है और आज का जो हमारा क्लास है वो इस चैप्टर से रिलेटेड सेकेंड क्लास है. तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा था कि माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रोबायोलॉजी किसे बोलते हैं, फिर हमने टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में भी देखा था और माइक्रोऑर्गेनिज्म के कुछ यूजेस को भी देखा था. तो वहाँ पे हमने सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म. माइक्रोऑर्गेनिज्म से हम क्या समझते हैं, किस टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म बोलते हैं. तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि माइक्रोऑर्गेनिज्म वही लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत टाइनी, बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है. वैसे ही ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और सिंपली उसे हम लोग माइक्रोब्स भी बोलते हैं. फिर साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलते थे. फिर हम देखें कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग पैथोजेंस बोलते थे. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जनरली हम 5 भाग में डिवाइड किए थे. फर्स्ट हमारा क्या था, बैक्टीरिया था और बैक्टीरिया जो था यूनिसेलुलर होता है और सिंपलेस्ट होता है. और इसमें भी बैक्टीरिया में भी बहुत सारा शेप में हमने डिस्कस किया था कि रॉड शेप का कौन सा बैक्टीरिया एग्जांपल था, तो बैसिलस कोली. स्फेरिकल शेप का स्ट्रेप्टोकोकस. ऐसे करके हम लोगों ने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी देखा था कि बैक्टीरिया का डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है, डिफरेंट शेप होता है और उसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था. उसके जस्ट बाद हमने एल्गी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और वहाँ हमने देखा था कि एल्गी हमारा क्या है, तो वो हमारा सिंपलेस्ट प्लांट लाइक ऑर्गेनाइजेशन. उसका बॉडी कैसा होता है, तो प्लांट के जैसा वो उसका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिमिलर टू प्लांट जैसा होता है. एक्चुअली वो हमारा प्लांट जो अभी हम देखते हैं, जो एंजियोस्पर्म, गैम्नोस्पर्म, ये सब कहाँ से आया है, तो पहले एल्गी था, फिर एल्गी इवॉल्व होकर ब्रायोफाइटा, फिर थ्रेडियोफाइटा, गैम्नोस्पर्म, ज़ैम्नोस्पर्म, फिर हमारा एंजियोस्पर्म आया. फिर हमने देखा कि वहाँ पे एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से वो अपना खाना खुद से बनाता है, यानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को शो करता है. फिर हम लोगों ने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा. उसके जस्ट बाद हमने फंगी के बारे में देखा. हमने देखा कि फंगी हमारा किस टाइप्स का मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को शो करता है, तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो उसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के आसपास में ग्रो होते हैं और उसी से वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. उसके जस्ट बाद हमने वायरस के बारे में देखा और वायरस को देखा कि बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है. इतना छोटा होता है ना कि उसको देखने के लिए हमें सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है. और वायरस को हम लोग बॉर्डर ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स भी बोलते हैं, क्योंकि अगर ये हमारा जब भी लिविंग थिंग्स से अटैच होता है तो लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और नॉन लिविंग थिंग्स से अटैच होता है तो नॉन लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है. तो वायरस कब मल्टीप्लाई होगा, अगर वायरस नॉन लिविंग थिंग्स से अटैच है तो नॉन लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, तो उस टाइम तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमारा नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी मल्टीप्लाई करने वाला कैरेक्टरिस्टिक्स तो शो नहीं करता है. तो वायरस की मल्टीप्लिकेशन कब होती है, जब वो ऐसे होस्ट सेल से अटैच होता है जो कि हमारा लिविंग थिंग्स होता है. गॉट इट. इसीलिए वायरस को हम लोग नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग बोलते हैं, उसे हम लोग बॉर्डर ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स कंसिडर करते हैं. और आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हमें पढ़ना है कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके कैसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कमर्शियली यूज करते हैं. तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज्ड इन अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सम सब्सटेंसेस. सम ऑफ द कमर्शियल यूज ऑफ अ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलोज. ये बोला जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग लार्ज स्केल पे यूज करते हैं ताकि उससे हम लोग लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन ले पाए और उस चीज को हम लोग कमर्शियली यूज करते हैं.
ताकि उससे हम लोग इनकम अर्न कर सकें। और बहुत सारा ऐसा चीज बहुत सारा कमर्शियल यूजेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि हमें नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ना है। तो फर्स्ट यूजेस क्या है इसका, Yeast is used in the commercial production of wine and beer, is grown in a natural sugar present in a grains of barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. एक ईस्ट क्या है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फंगी का एग्जाम्पल है। इसको यूज करते हैं हम लोग, कमर्शियली यूज करते हैं लार्ज अमाउंट में, और इससे लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करवाते हैं। तो किस चीज का प्रोडक्शन करवाते हैं, तो ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम लोग वाइन, बियर, एल्कोहल जो हमारे मार्केट में मिलता है, जिसे शॉपकीपर सेल कर करके इनकम अर्न करते हैं, कमर्शियली उसे यूज करते हैं, वो चीज हमारा किसके हेल्प से बनता है, तो वो हमारा ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके हेल्प से बनता है। और वो कैसे बनता है, तो ये ईस्ट को हम लोग नेचुरल जो हमारा ग्रेन होता है, लाइक व्हीट हुआ, इसमें जो बार्ली हुआ, व्हीट हुआ, राइस हुआ, या फिर क्रस्ट फ्रूट जूस होता है, वहां पे हम लोग ईस्ट को ग्रो करवाते हैं। और ईस्ट के एक्शन के रिजल्ट में वो चीज हमारे ये जो व्हीट होता है, बार्ली होता है, क्रस्ट फूड होता है, वो हमारा एल्कोहल, वाइन, बियर में चेंज हो जाता है, और फिर इसे हम मार्केट में सेल करके इससे हम इनकम अर्न करते हैं। तो ये एक वे हुआ जिसके थ्रू हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कमर्शियली यूज कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, दे कन्वर्ट शुगर इनटू अ एल्कोहल। यही चीज है कि ईस्ट को यूज करके हम शुगर को एल्कोहल, यानी शुगर से हम लोग शराब बना सकते हैं ईस्ट को यूज करके। गॉट इट? एंड द थर्ड पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर इनटू एन एसिड और एल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और शुगर को एसिड में या एल्कोहल में चेंज करना विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के हेल्प से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेमेंटेशन बोलते हैं। तो फ्रेमेंटेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके शुगर से एसिड और एल्कोहल की फॉर्मेशन करवाते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, some bacteria helps in the ripening of tea leaves, which gives tea is a characteristic flavor, which give tea its characteristic flavor। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि चाय पत्ती के वो चाय की जो पत्ती होती है ना, उसको रिप करने में हेल्प करता है। और उस चाय पत्ती, जो चाय की पत्ती होता है, उससे हमें क्या मिलता है, टी लिप से हमारे टी को क्या मिलता है, तो फ्लेवर मिलता है। तो यहाँ पे एक और यूजेस हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो हमारा क्या है कि उसमें कुछ वैसे बैक्टीरिया मिलते हैं जो कि टी लिप्स को रिप्स करने में हेल्प करते हैं, और उस टी लिप्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उससे ही हमारे टी का फ्लेवर आता है। गॉट इट? थर्ड पॉइंट क्या है, ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और जो ईस्ट हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है विटामिन बी का। विटामिन बी का कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, तो वो हमारा ईस्ट होता है। ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। And the last point is the fragmentation property of some fungi is used for manufacturing citric acid and oxalic acid। फंगी का जो एग्जाम्पल था हमारा ईस्ट, वो क्या कर रहा था, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के हेल्प से ही ना शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा था। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि फंगी के जो फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस होता है उसी के हेल्प से हम लोग साइट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि साइट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन हम लोग जो फंगी की फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस होता है उसके हेल्प से करवा सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट स्लाइड वी हैव फ्रेगमेंटेशन का कितना सारा यूजेस है ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे अदर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हम लोगों ने कमर्शियल यूजेस देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूजेस क्या था। अब हम कुछ अदर यूजेस देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिसमें फर्स्ट हमारा क्या आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है।
इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा हेल्प करता है। तो कैसे करता है? Rhizobium bacteria present in a root nodules of a leguminous plant like pea and beans. In these bacteria are able to fix atmospheric nitrogen and convert into a soluble forms like nitrates. बोला जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो कैसे करता है? तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है? राइजोबियम, जो कि जनरली हमारा कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा बैक्टीरिया? तो राइजोबियम। और ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जितना भी लिगुमिनियस प्लांट होता है, तो मैम ये लिगुमिनियस प्लांट क्या होता है? पल्सेस प्लांट, लाइक पी का प्लांट, बीन का प्लांट, जिससे हमें क्या मिलता है? पल्सेस मिलता है। उसी प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी प्लांट को हम लोग लिगुमिनियस प्लांट बोलते हैं। तो ये जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये हमारा लिगुमिनियस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। और लिगुमिनियस प्लांट का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? बीन हो सकता है, पी हो सकता है। और इसी प्लांट के रूट नोड्यूल्स में हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो कि कैपेबल होता है। किस चीज में कैपेबल होता है? तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में 70% नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करने में? तो उसको नाइट्रेट्स फॉर्म में कन्वर्ट करने में। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो प्लांट होता है वो सॉइल से नाइट्रोजन को एज अ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो जब तक नाइट्रोजन हमारा नाइट्रेट और एमोनियम के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक हमारा प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसलिए इतना ज़्यादा से अगर हम देखें तो हमारा एटमॉस्फेयर में 70% नाइट्रोजन है, तब भी हम देखते हैं कि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। प्लांट को नाइट्रोजन की लैकनेस फेस करना पड़ता है। क्यों फेस करना पड़ता है? क्योंकि हमारा प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जब तक हमारा नाइट्रोजन नाइट्रेट और एमोनियम के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक हमारा प्लांट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है, जो कि हमारा लिगुमिनियस प्लांट यानी पल्सेस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में मिलता है। तो अगर कोई ऐसा फील्ड है जिसके सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो गई है, तो उस टाइप्स के फील्ड में हमें कौन से क्रॉप्स लगाना चाहिए? तो हमें लिगुमिनियस क्रॉप्स लगाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि लिगुमिनियस क्रॉप्स के अंदर हमें राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और हमारे सॉइल में उसे फिक्स कर देगा। तो फिर हमारा जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है सॉइल से, वो खत्म हो जाएगी। गॉट इट? तो एक यूजेस ये भी हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ये हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट वन, some bacteria and blue-green algae living in the soil can also fix। राइजोबियम बैक्टीरिया के अलावा भी कुछ और बैक्टीरिया और एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जो कि हमारा एबल होता है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में एज अ नाइट्रेट फिक्स कर दे। गॉट इट? Atmospheric nitrogen into a nitrates, the microbes are commonly called biological nitrogen fixture। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में फिक्स कर देता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सचर बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन राइज कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सचर, तो ऑल दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट इज नोन एज अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सचर। Okay, next, soil fertility increases with a nitrogen fixation। नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल में जाएगा और प्लांट को नाइट्रोजन की लैकनेस
फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा सॉइल की जो फर्टिलिटी है अच्छे से हमारा सॉइल ग्रो करेगा, अच्छा अमाउंट में हमें प्रोडक्शन मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं हमारा सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन की कमी है वो हमारा नाइट्रोजन की कमी वहां पे फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट, इन क्लीनिंग, अभी हमने देखा था कि इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प अस। अब हम क्या देखेंगे कि कैसे ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा हेल्प करता है। हमने क्लास स्टार्ट किया था कि कमर्शियल यूजेस क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके साथ फिर उसके बाद हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करता है। अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करता है। तो बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन डिकम्पोजेस डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर इनटू अ सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया और फंगी, उसका काम क्या होता है कि कोई भी डेड एंड डिकेइंग प्लांट एनिमल्स जो हमारे अर्थ पे पड़े होते हैं उसको डिकम्पोज करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देता है और वो सड़ा हुआ चीज से हमारे अर्थ को फ्री करता है। तो ऐसे ही हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। बैक्टीरिया और फंगी हमारे इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करता है, क्योंकि ये एक्ट करता है डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स पे और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे सॉइल में मिक्स कर देता है और वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से हमारे अर्थ को फ्री कर देता है। ओके, नेक्स्ट, they are thus decomposes inorganic compounds like a phosphate, nitrate, sulfates are mixed in the soil and are used by a green plants during the process of photosynthesis। ये क्या करता है कि जो प्लांट और एनिमल्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, इसको ये सॉइल में मिक्स कर देता है और जैसे ये सॉइल में मिक्स हो जाता है तो फिर इसको प्लांट एज अ न्यूट्रिएंट्स, एज अ मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है और वो अपने फोटोसिंथेसिस, अपने बॉडी के ग्रोथ में उसे यूज करता है। गॉट इट? तो इस वे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। नेक्स्ट स्लाइड वी हैव hence decomposers has to keep environment clean by preventing the accumulation of remains waste of dead organism। इस वजह से जो डिकम्पोजर होते हैं हमारे बैक्टीरिया और फंगी, वो क्या करते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, क्योंकि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन होता है उसको वो लोग हटाते हैं। नेक्स्ट, इन स्वेज डिस्पोजल में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा हेल्प करता है। कैसे करता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया डिकम्पोजेज म्युनिसिपल स्वेज इनटू अ यूजफुल सब्सटेंसेस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ स्वेज इन anaerobic respiration produce methane gas which is also called biogas। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा स्वेज डिस्पोजल में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वो हमारा जो म्युनिसिपल स्वेज होता है उसको वो यूजफुल सब्सटेंस में चेंज कर देता है। किसके हेल्प से? तो एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, जो म्युनिसिपल वेस्ट स्वेज होता है उससे वो लोग मीथेन गैस, जिसे हम लोग बायोगैस बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शन करवा लेते हैं। गॉट इट? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्वेज डिस्पोजल में हमारा कैसे हेल्प करता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है और उससे वो जो मोनिफिशियल स्वेज होता है उसको वो लोग किसके फॉर्म में, तो मीथेन गैस और बायोगैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट, bacteria are used in the leather industries for tanning the skin of animals।
हमें पता है ना कि लेदर से बने हुए बहुत सारे कपड़े मार्केट में मिलता है, शूज भी मिलता है, और क्या ये कोट्स वगैरह हम लेदर से बना हुआ मार्केट में अवेलेबल होता है। और लेदर क्या है, एनिमल्स का स्किन होता है। तो क्या एनिमल्स के स्किन को डायरेक्टली हम लोग एज अ क्लॉथ, एज अ शूज यूज करते हैं? तो नहीं, पहले उस लेदर पे हम लोग उस लेदर पे किसका कौन एक्ट करता है? तो वहां पे पहले बैक्टीरिया एक्ट करता है, और वो जो एनिमल को स्किन होता है उसका टैनिंग में हेल्प करता है। बैक्टीरिया आर यूज इन द लेदर इंडस्ट्रीज फॉर टैनिंग द स्किन ऑफ एनिमल। जो एनिमल्स का स्किन होता है उसके टैनिंग में बैक्टीरिया हमारा हेल्प करता है, और तब जाके वहां से वो लेदर का कोट या लेदर का शूज वगैरह बनता है। Next, bacteria used in a jute industries for separation of jute fiber from the stem by destroying the stem tissue. This is called retting. और बैक्टीरिया को हम लोग जूट इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। क्यों बैक्टीरिया को जूट इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं? क्योंकि हमें जूट इंडस्ट्रीज में हम जूट का जो स्टेम होता है उससे जूट फाइबर्स को अलग करते हैं। और जूट फाइबर को जूट के स्टेम से कैसे अलग करते हैं? जूट स्टेम को डिस्ट्रॉय करके, और डिस्ट्रॉय करने में हमारा हेल्प कौन करता है? तो बैक्टीरिया करता है। और इस पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस पूरा प्रोसेस को हम लोग रेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम लोग एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स हमारा मेडिसिन होता है, जिससे जो बैक्टीरिया के वजह से जो डिजीज होता है वो हमें नहीं होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक लेने के बाद जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है उसको एंटीबायोटिक स्टॉप कर देता है, या फिर बैक्टीरिया को ही किल कर देता है। तो अगर कोई भी डिजीज लाइक जो टाइफाइड होता है वो हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं। वो ऐसा मेडिसिन होता है, और वैसा मेडिसिन होता है जिसको लेने के बाद बैक्टीरिया का ग्रोथ प्लस उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, और उसको वो किल भी कर देता है। तो ये चीज लिखा गया कि एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन। एंटीबायोटिक क्या है? मेडिसिन है डेट किल और स्टॉप द ग्रोथ, जो क्या करता है? किल कर देता है, या फिर डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके ग्रोथ को भी कम कर देता है। एंटीबायोटिक क्या है हमारा? तो एक मेडिसिन है जो कि हमारा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, या फिर उसकी ग्रोथ को ही स्टॉप कर देगा। दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक। और उस एंटीबायोटिक मेडिसिन को बनाने में हम किसका यूज करते हैं? तो उसको बनाने में भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन was the first antibiotic discovered by the Alexander Fleming in 1928। पेनिसिलिन हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको डिस्कवर कौन किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और कौन से ईयर में किया था? तो 1928 में। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन, एंड हु डिस्कवर इट? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंड इन विच ईयर? तो 1928। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम नोटाटम। और ये किस चीज से बना हुआ है? ये जो हमारा एंटीबायोटिक है वो किस चीज से बना हुआ है? तो वो हमारा फंगस से बना हुआ है। उस फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटाटम। और इसी के नाम पे उस एंटीबायोटिक का नाम हम लोगों ने पेनिसिलियम रखा है। नेक्स्ट क्या है कि इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, जैसे भी जो वैक्सीन हम लोग को लगता है इंजेक्शन, तो ये वैक्सीन के प्रिपरेशन में भी हमारा हेल्प करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा वैक्सीन के भी प्रिपरेशन में हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है? तो वैक्सीन्स आर डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर इंट्रोड्यूस in the body. The weakened microorganisms do not harm the body, and they induce the formation of antibodies that fight against the disease and develop immunity, and this process is called vaccination. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारा वैक्सीन के प्रिपरेशन में हेल्प करता है?
तो हम क्या करते हैं कि जो डेड होता है या फिर जो कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम लोग अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और जब भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट कर देता है। एंटीबॉडी क्या होता है? उससे फाइट करने के लिए कि उसका वो जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर किया है उसका कोई असर ना दिखे। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, क्योंकि डेड और वीकेंड होगा तो वो तो हमारे बॉडी को हार्म नहीं करेगा, और वो हार्म भी नहीं करेगा, और जो मेरे बॉडी का जो सिस्टम होता है, जो WBC वगैरह जो हमारे ब्लड में होता है, वो उसके अगेंस्ट में हमारे लिए एंटीबॉडीज भी बना देंगे, ताकि वो उस डिजीज से वो डिजीज जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करवाता है उससे वो फाइट कर पाए। और इससे क्या होगा? हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज हो जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा वैक्सीनेशन में हेल्प करता है? तो क्या करते हैं कि डेड एंड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जाएगा तो वो हमें ज्यादा हार्म नहीं करेगा। प्लस पॉइंट क्या होगा कि उसके अगेंस्ट में हमारा जो बॉडी होगा वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाने लगेगा, ताकि उससे फाइट करे और उसकी वजह से जो डिजीज होता है उससे वो हमें प्रोटेक्ट कर पाए। तो क्या होगा? तो वो तो पहले से ही डेड और वीकेंड है तो उतना ज्यादा असर नहीं दिखाएगा, और उसके रिजल्ट में मेरे बॉडी में उसके अगेंस्ट में हमारा एंटीबॉडीज भी बन जाता है। तो फिर से अगर वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में होगा जो उससे फाइट कर लेगा, और उसका जो असर होता है वो हमारे बॉडी पे नहीं दिखेगा। मतलब क्या और उससे क्या होगा? हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, वो इंक्रीज हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग वैक्सीनेशन बोलते हैं। और ये जो पेनिसिलिन मेडिसिन है जिसे जो कि हमारा क्या है? एंटीबायोटिक, इसका फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आज की क्लासेस में जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको हम 2 मिनट के अंदर में रिकैप कर दे रहे हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज देखा। वहाँ पे देखा कि जो ईस्ट होता है वो उसके एक्शन से उसका एक्शन होता है ग्रेन पे, क्रॉस फ्रूट पे लाइक राइस, क्रॉस फ्रूट पे या फिर ग्रेन्स लाइक राइस और व्हीट पे, और उस शुगर को वो लोग एल्कोहल में चेंज कर देता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। उसके जस्ट बाद हमने देखा कि बैक्टीरिया को हम लोग लेदर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तो जो एनिमल स्किन होता है उसके टैनिंग में बैक्टीरिया हमारा हेल्प करता है। फिर हमने देखा कि बैक्टीरिया को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी यूज करते हैं। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम राइजोबियम होता है, वो हमारे लिगोमिनियस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में मिलता है, और एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में फिक्स करके सॉइल में मिक्स कर देता है, ताकि हमारा रूट इजीली उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाए और हमें अच्छा अमाउंट में प्रोडक्शन मिले। फिर हमने देखा था कि स्वेज डिस्पोजल में भी हेल्प कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो वो क्या करता है कि जो म्युनिसिपल स्वेज होता है, स्वेज डिस्पोजल होता है, उसको वो लोग बैक्टीरिया वहाँ पे रिलीज करता है। उसकी एनारोबिक एक्शन की वजह से वो स्वेज आपका मीथेन गैस में यानी बायोगैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे लिए यूजफुल होता है, जिसे हम लोग लाइटनिंग वाइटनिंग में यूज करते हैं, लाइट वेट जलाने के लिए। फिर हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम लोग माइक्रो वैक्सीन बना रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रोसेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो डेड एंड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और जैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, तो उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करेगा। और जैसे वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करेगा तो
वो डिजीज जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता था उससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि आगे जब स्ट्रॉन्ग फॉर्म का भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज ऑलरेडी से हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा, जो उससे फाइट करके हमें वो डिजीज नहीं होने देगा और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।